अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद। अमेरिका और ईरान के दरमियान मुआहिदा होगा या नहीं, इस पर बहुत बात हो रही है। अमेरिकी डेडलाइन के बाद ईरान की जानिब से आज रात तक जवाब की तवक्को की जा रही है। आलमी खबरसां इदारे के मुताबिक अमेरिकी वजीर खारजा मार्को रूबियो का कहना है कि आज किसी भी वक्त ईरान का जवाब मौसूल हो जाएगा। अगर इसमें ठोस लाहे अमल हुआ तो संजीदगी के साथ अमल भी शुरू हो जाएगा। अमेरिका और ईरान के दरमियान बैकडोर जो राब्ते हैं, जंग बंदी मुज़ाकरात वो जारी हैं, लेकिन आबनाए हुर्मुज़ में हालात इसके बावजूद कशीदा हैं। ईरानी खबरसा इदारे के मुताबिक रात गए आबनाए हुर्मुज़ में अमेरिकी बहरिया ने एक तिजारती जहाज को निशाना बनाया। एक ईरानी एहलकार ने तस्दीक की है कि अमेरिकी हमले में 10 मल्लाह शदीद जख्मी हुए, जबकि 5 ताहाल लापता हैं। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अराक्ची ने सोशल मीडिया पर कहा कि जब भी सफारती तरीके से मामलात हल की तरफ बढ़ते हैं तो एन उसी मौके पर अमेरिका खतरनाक फौजी मुहिमजोई शुरू कर देता है। उन्होंने मजीद कहा कि वजह कुछ भी हो, नतीजा हमेशा एक ही रहेगा, और वो ये कि ईरानी कभी दबाव के आगे झुकते नहीं हैं। अब ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ में जहाजरानी पर अपनी गिरफ्त मजीद मजबूत करने के लिए बाकायदा एक बहरी अथॉरिटी भी कायम कर दी है। ईरानी बहरिया के कमांडोज ने एक गैर मुल्की ऑयल टैंकर को भी कब्जे में ले लिया। अब इस सारी सूरत हाल के दरमियान अमेरिका और ईरान में जो मुज़ाकरात हैं वो इस्लामाबाद में अगले हफ्ते से दोबारा शुरू होने का इम्कान भी जाहिर किया जा रहा है। एक अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक दोनों ममालिक के दरमियान मुज़ाकरात अगले हफ्ते इस्लामाबाद में बहाल हो सकते हैं। रिपोर्ट में यह कहा गया है कि अमेरिका और ईरान दोनों सालिसी किरदार अदा करने वालों के साथ मिलकर एक 1 पेज ड्राफ्ट पर जो है मुश्तमिल 14 नुकाती मफाहमती यादाश्त पर जो है वो काम कर रहे हैं। इस मुआहदे के तहत 1 माह पर मुहित मुज़ाकराती फ्रेमवर्क तय किया जाएगा। ताहम वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि कई अहम नुकात अब भी हल तलब हैं। अमेरिकी अखबार के मुताबिक अगर बातचीत में पेशरफ्त होती है तो दोनों फरीकैन की बाहमी रजामंदी से इब्तदाई 1 माह के मुज़ाकराती फ्रेमवर्क में तोसी भी की जा सकती है। दूसरी तरफ अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान से जल्द जवाब मिलने के लिए पुरुम्मीद तो हैं, लेकिन उन्होंने मुज़ाकरात नाकाम होने पर ऑपरेशन प्रोजेक्ट फ्रीडम मजीद कुव्वत के साथ शुरू करने की धमकी भी दे दी है। उन्होंने ये कहा है कि ईरान का जवाब आज मिलने की तवक्को है, लेकिन अगर मामला तय नहीं होते तो हमारे पास दूसरे रास्ते भी हैं। शायद हम प्रोजेक्ट फ्रीडम की तरफ लौट जाएं, लेकिन इस बार प्रोजेक्ट फ्रीडम प्लस होगा, जिसमें कुछ और चीज़ें भी शामिल होंगी। उन्होंने ये भी कहा कि हमें पाकिस्तान ने प्रोजेक्ट फ्रीडम रोकने का कहा था। अब जंग बंदी एक तरफ तो है, लेकिन इसके बावजूद इसराइली हमले भी बदस्तूर जारी हैं। लबनान के जनूबी इलाकों में इसराइली हमलों के नतीजे में 12 अफराद वहाँ पर भी जो है वो शहीद हो गए। अमन मुज़ाकरात के हवाले से क्या तवक्कुआत हैं, और इस वक्त ये जो सूरत हाल है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि ये मेक और ब्रेक सिचुएशन है ईरान और अमेरिका के दरमियान, इस पर बात करने के लिए पाकिस्तान के साथ सेक्रेटरी खारजा और सीनियर सिफारतकार जौहर सलीम साहब मेरे साथ जो है वो मौजूद हैं। उनसे इस हवाले से मजीद बात करते हैं। जौहर सलीम साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जौहर सलीम साहब, सबसे पहले ये जो हमें मिक्स सिग्नल्स मिल रहे हैं, एक तरफ इन झड़पों की इतलात है, दूसरी तरफ ये भी पता चल रहा है कि मुआहिदा हो सकता है किसी 1 पेज 3 पेज डॉक्यूमेंट के ऊपर जो है वो बात हो रही है। तो समझना मैं आपसे ये चाहता हूँ, इस सारी सूरत हाल को आप किस तरह से देखते हैं? इसका मतलब क्या लेना चाहिए कि क्या जंग चलेगी या फिर कोई मुआहदे का इम्कान अभी भी मौजूद है? जी बिल्कुल, आपने सही कहा। थोड़ी सी एक वो कंफ्यूजिंग सी पिक्चर इमर्ज होती है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये जो इस वक्त जो नजर आ रहा है वहां पे जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में जो स्ट्राइक्स और काउंटर स्ट्राइक्स हुई, जो आपस में एक फ्रिक्शन भी चल रही है, हॉस्टिलिटी भी चल रही है, लेकिन देखिए इसमें अहम चीज यह है कि दोनों साइड्स ने ये कहा, खसूसन अमेरिका की तरफ से ऐलान आया कि जी सीज फायर जो है वो इससे वायलेट नहीं हुई, तो ये सीज फायर की जो अम्ब्रेला है वो अभी तक चल रही है। इसी तरह ईरान से भी कोई उसके कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट नहीं आई, तो इसका मतलब है कि दे आर गोइंग अलोंग एज वेल। तो ये अहम है इसका। तो ये जो है ना पॉस्चरिंग है दोनों साइड से, ब्रावाडो है एक तरफ से, ब्लस्टर है, और साथ ही साथ जाहिर है कि जी एक तरफ से वो ये उनको बताने की कोशिश की जा रही है ईरान को कि आपका जो ये ब्लॉक जो आपने किया है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को, ये अनकंटेस्टेड नहीं है और हमारे पास कैपेसिटी है कि आपको टफ टाइम यहाँ पे दे सकें। दूसरी तरफ जो है ईरान ये बता रहा है अमेरिका को कि जी अगर आप इस तरह करेंगे तो फिर हम रेजिस्ट कर सकते हैं, और हमारे पास सबसे आसान ऑप्शन ये है कि हम यूएई को हिट करना शुरू कर दें, क्योंकि इससे पहले जो उनकी फास्ट बोट्स वगैरह आई थी
तो वो तो खैर अमेरिकन ने तबाह कर दी थी। और जो मिसाइल्स उन्होंने जो ड्रोन्स फेंके थे, वो भी अमेरिकन शिप्स को तो नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन जो दूसरी कुछ जो थी कार्गो शिप्स थी उनको नुकसान पहुंचा। तो ये इस वक्त जो है बार्गेनिंग पोजीशन, एक तरफ तो वो जो है ना उसको एनहांस करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा मैं समझता हूं, जो मैं पहले बारहा कह भी चुका हूं, वो ये है कि देखें ईरान के अंदर जो है जाहिर है कि ठीक है उनकी जो है एक पावर स्ट्रक्चर इंटैक्ट है, लेकिन मुख्तलिफ आवाजें तो हैं इस वक्त। जी। आईआरजीसी का इन्फ्लुएंस पहले से बढ़ चुका है जो उनके सिस्टम में था, क्योंकि जाहिर सारी जंग उन्होंने लड़ी है। एक जो डिकैपिटेशन कैंपेन हुई थी उसमें बहुत सी जो उनकी आला तरीन क़यादत थी उनको तो असैसिनेट कर दिया गया। अब जो नए लोग आते हैं जाहिर है उनको कुछ टाइम भी चाहिए होता है सेटल करने के लिए। फिर ये है कि उसमें जो बहुत सी जो की पोजीशंस हैं, जिस तरह अगर वो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की बात करें, मोहसिन रजाई, और ये मोहसिन रजाई जो है, देखिए मोहसिन रजाई और मुज्तबा खमेनाई और जो है ना बाकिर जो है जुल्कदर, इनमें से और फिर बाकिर कालिबाफ, इनमें से काफी सारे लोग आईआरजी से में थे, सब इकट्ठे थे। और बल्कि इनमें से कई लोग तो इकट्ठे थे, एक ही बटालियन में थे, हबीब बटालियन थी बड़ी मशहूर, तो उसमें इकट्ठे अच्छा, सर्व कर रहे थे ये ठीक है। सब। तो जिस तरह ये जो है मोहसिन रजाई जो है वो बॉस थे मुज्तबा खमीनाई के उस बटालियन में। तो इनके दरमियान बहुत ही क्लोज जाहिर एक एसोसिएशन भी है। अब इनमें बाकिर कालिबाफ के अलावा जो बाकी लोग हैं उनको थोड़ा हार्डलाइनर समझा जाता है। बाकिर कालिबाफ जो है वो भी अच्छा, हायर जीसीस के ही हैं, लेकिन वो जरा ज्यादा प्रैग्मेटिस्ट ठीक। समझ जाते हैं, क्योंकि वो खास से राइट। ज्यादा कोई रियल एस्टेट और बाकी बिजनेसेस में भी इन्वॉल्व रहे हैं बाद में। राइट। इसमें जॉर्ज सलीम साहब, ये जो डेडलाइंस अमेरिका की तरफ से बार बार दी जा रही हैं, अमेरिकी सदर ने भी जो है वो इस हवाले से बात की, हाउ सीरियस आर दे? या फिर आपको लगता है कि ये महज इस वक्त ईरान के ऊपर दबाव बढ़ाने की ही कोशिश हो रही है? जी ये बिल्कुल अहम नुक्ता है। देखिए मैं ये समझता हूँ कि अ, बिल्कुल टैक्टिक्स तो हैं, उसमें तो कोई शक नहीं। उनकी जो स्ट्रेटजी इस वक्त क्या है, प्रेशर एंड टॉक, कि एक तरफ से प्रेशर जनरेट करें, जो उन्होंने जो एक ब्लॉकेड जो ईरान का किया है उससे भी किया है, फिर अभी ये जो ऑपरेशन शुरू किया था प्रोजेक्ट फ्रीडम के नाम से उससे भी किया, और अभी भी जो थोड़ी बहुत आपस में झड़पें चल रही हैं उससे भी एक प्रेशर उन्होंने सस्टेन किया हुआ है। और साथ ही साथ फिर जाहिर है कि मुज़ाकरात भी चल रहे हैं। तो वो उनकी एक स्ट्रेटजी है अमेरिका की तरफ से, बिल्कुल। लेकिन अब ये बात कि क्या अगर ये कामयाब नहीं होती और ईरान की तरफ से अगर एक जवाब नहीं आता, या कोई उस किस्म का जवाब नहीं आता जिसको वो सेटिस्फैक्टरी समझें, तो क्या ये दोबारा से जंग की तरफ बात जा सकती है? देखिए मिसकैलकुलेशन का रिस्क है। मैं ये नहीं समझता कि वो अमेरिका के हक में अच्छा होगा कि दोबारा जंग शुरू करें। वो रास्ता उनके लिए भी कोई कोई सुटेबल रास्ता नहीं होगा। उसमें बहुत से मसाइल हैं, बहुत से चैलेंजेस हैं, क्योंकि लेट्स से कि ठीक है उनकी कैपेसिटी तो है। उसके बाद जिस तरह उन्होंने पहले भी थ्रेटन किया था कि जिनके पावर स्टेशन तबाह करने शुरू कर दें, डिसैलिनेशन प्लांट से तबाह करने शुरू कर दें, और इसी तरह के जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक वो कर सकते हैं, क्योंकि इनकी ये डिफेंस ईरान की तो उस तरह की नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ ईरान ने अगर फिर जिस तरह उन्होंने दिखाया भी अभी कि वो कितनी आसानी से वो जो है ना गल्फ कंट्रीज पे वो ठीक है वहां पे इंटरसेप्ट उनके मिसाइल्स और ड्रोन्स होते हैं, लेकिन वो इतनी करीब है जी। सब गल्फ कंट्रीज उनसे कि उनके लिए फेंकना बहुत आसान है वहां पे दागना, वो मिसाइल्स और वो जो है ना ड्रोन्स, वो सारे प्रोजेक्टाइल जिनको आप कह सकते हैं। तो इसलिए, और उसमें वो भी बहुत ज्यादा तबाही वहां पे मचा सकते हैं, क्योंकि देखिए वनरेबिलिटी बहुत ज्यादा है। दोनों मुल्कों में ऑयल इंस्टॉलेशंस हैं, गैस इंस्टॉलेशंस हैं दोनों साइड्स पे, ईरान में भी और गल्फ कंट्रीज में भी। अच्छा, फिर डिसैलिनेशन प्लांट्स जी। हैं, पावर प्लांट्स हैं, और फिर गल्फ कंट्रीज को देखें तो वहां पे जो देखें बहुत ज्यादा टॉल हाई राइजेस भी हैं। तो वो एक सारी वनरेबिलिटी जो उनसी है उधर भी है। फिर इसी तरह इसराइल में भी उन्होंने दोबारा अटैक किया तो फिर उनकी शहरी आबादियों को हिट कर सकते हैं। अब ईरान ने ये कैपेसिटी तो दिखा दी है कि जो रशिया के ताउन से, जो चीन के ताउन से, और उनकी अपनी जो इंडिजिनस कैपेसिटी है उसको मिला के उनके पास ये कैपेसिटी है कि वो बड़ी प्रिसिशन हिटिंग कर सकते हैं। ठीक, उनके वो 100 में से 90 तो रोक लेते हैं, लेकिन जो 10 नहीं रोक सकते उससे भी जी। खासी तबाही वहां पे मचती है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि वो जो रास्ता है ठीक। वो दोनों के लिए ही बहुत ही जो है ना नुकसान का रास्ता होगा, तबाही का रास्ता होगा। राइट। लेकिन इसमें जॉर्ज सलीम साहब, ये जो खबरें हैं कि कोई वन पेज डॉक्यूमेंट के ऊपर जो है वो बात हो रही है, ये पॉसिबिलिटी के माहदे के को बहुत करीब पहुंचा जा चुका है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? क्या इसकी तवक्को रखनी चाहिए?
देखिए जो अमकानात हैं बिल्कुल हम तो अच्छे हैं, मैं समझता हूँ। और मैं ये भी समझता हूँ कि जो भी सारा कुछ आप देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से, जो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज में या अपना हुर्मुज में जो हो रहा है, जो एक टग ऑफ वॉर इस वक्त है, जिसमें एक दूसरे पे स्ट्राइक्स भी हुई हैं, काउंटर स्ट्राइक्स भी हो रही हैं, मैं समझता हूँ कि उससे भी वो जो अमकानात है वो मादूम नहीं हुए, वो अभी तक वैसे ही हैं। या शायद ये समझ लें कि बल्कि किसी लिहाज से पहले से भी ज्यादा है। उसकी वजह यह है कि दोनों साइड्स ने टेस्ट कर लिया एक दूसरे को, तो अमकानात तो बहुत अच्छे हैं। देखिए इसमें मिसकैलकुलेशन की जब मैं बात करता हूं तो वो क्यों करता हूं, उसकी वजह है कि जी, स्पॉयलर्स हैं कुछ। और वो स्पॉयलर्स कौन है? सबसे बड़ा स्पॉयलर तो सही। इसराइल है इसमें, क्योंकि इसराइल को बिल्कुल सूट नहीं करता कि ये मुआहदा हो। इसराइल चाहता है कि जी ये जंग तवील से हाँ, तवील हो। उसकी दो तीन वजूहत है। एक तो वो चाहते हैं कि अगर ठीक। जंग तवील होगी, ईरान का नुकसान बहुत ज्यादा होगा, उनकी कैपेसिटी जिस तरह डिस्ट्रॉय होगा, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, उससे वो 5 10 15 साल पीछे चले जाएंगे। अच्छा, उसके मुकाबले में अगर गल्फ कंट्रीज का भी इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह होता है तो इसराइल तो खुश होगा, उनको तो नुकसान नहीं है, जी, मुसलमान मुल्क आपस में लड़े होंगे, मुसलमान दोनों तरफ मुसलमान मुल्कों का ही ज्यादा ठीक है। नुकसान हो रहा होगा। देखिए अभी तक ईरान ने जो मिसाइल्स और जो ड्रोन्स दागे हैं, उसमें 85% तो उन्होंने खलीजी ममालिक पे दागे हैं, इसराइल पे तो सिर्फ 15% दागे हैं। तो इसका मतलब है कि ज्यादा नुकसान तो फिर या ईरान का होगा या उस तरफ खलीजी ममालिक का होगा। और इसराइल यही चाहता है, उनकी एक लॉन्ग स्टैंडिंग पॉलिसी है। ठीक है। वो क्या है कि कॉन्फ्लिक्ट जारी रहे। उस बल्कि एक स्ट्रेटेजी है जिसको नाम भी दिया हाँ। गया है, उसको वो कहते हैं मो द ग्रास, कि जी हर कुछ अरसे के बाद कॉन्फ्लिक्ट चलता रहे, हम उसमें आके तबाही मचाते रहें, ताकि ये दोबारा से इनकी कैपेसिटी ना बिल्ड हो, जो हमारे सारे दुश्मन हैं इस खत्ते में। ठीक है, तो वो राइट। स्ट्रेटेजी के तहत वो तो चाहेंगे कि ये जंग और भी चले। फिर दूसरी तरफ कुछ लोग जो हैं, देखिए हार्डलाइनर्स तो हर जगह होते हैं। तो जाहिर है कि ईरान में कुछ लोग ये जी, समझते हैं कि जी हमने जो मैदान जंग में गेन किया है, अगर अभी हम मुआहदा कर लेते हैं तो शायद हमें वो इतनी अच्छी टर्म्स नहीं मिले, तो वो थोड़ा सा ज्यादा ड्रैग करना चाहते हैं। तो वो भी इसमें एक ठीक है। जाहिर है कि एलिमेंट है इस वक्त। अ, फिर अमेरिका में भी हैक्सत जैसे लोग हैं, हालांकि उनका इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा नहीं है इस वक्त। जो ज्यादा जहां से बात बिगड़ सकती है वो ज्यादा इसराइल है। और फिर ये जो है ना, अच्छा, कुछ कि ईरान के अंदर क्या जो है ना, प्रेगमेटिस्ट प्रिवेल कर बिल्कुल सकते ठीक। हैं कि नहीं, वो अहम फैक्टर्स हैं। राइट, राइट। बहुत शुक्रिया जौहर सलीम साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक ले रहा हूँ। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मार का हक को 1 साल मुकम्मल होने को जा रहा है। बहुत तब्दीली वाला जो है वो साल था। भारत ने 1 साल पहले 9 मई 2025 को जो है वो नूर खान की जो एयर बेस थी उस पर जो है वो उस समय 3 एयर बेसेस को निशाना बनाने की कोशिश की, और जबकि ड्रोन्स के साथ भी जो है वो हमला किया गया। रात गए डीजी आईएसपीआर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने प्रेस ब्रीफिंग की थी, जिसमें बताया कि भारत ने 3 एयर बेसिस को मिसाइलों से निशाना बनाया है और भारत इंतजार करे, जवाब जल्द आएगा। इसके बाद भारतीय फौज की जानिब से की गई कार्रवाइयों और सरहदी खिलाफ वर्जियों के जवाब में ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस जो है वो एक जवाबी कार्रवाई के तौर पर शुरू किया गया। पाकिस्तान की अस्करी क़यादत ने फुल स्पेक्ट्रम डेटरेंस का एक अमली मुजाहरा करते हुए दुश्मन को वो सरप्राइज दिया था जिसका तस्वुर उसके वहमो गुमान में भी नहीं था। सबसे अहम बात यह थी कि पाकिस्तान के जवाब ने ताकत के तवाजुन को पाकिस्तान के हक में झुका दिया। अमेरिका, रूस और यूरोपीय ममालिक जो इस खित्ते में भारत की तरफ झुकाव रखते थे, अब वो पाकिस्तान की तस्वीराती अहमियत और इसकी अमन पसंदी लेकिन ताकतवर हैसियत को तस्लीम करने पर मजबूर हो गए हैं। भारत पाकिस्तान को न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड से नीचे एंगेज करना चाहता था और रवायती हथियारों की बर्तरी की बुनियाद पर पाकिस्तान से मुकाबला चाहता था। ये भारत की वो मिलिट्री डॉक्ट्राइन थी जिसके बिना पर वो पिछले कई सालों से, बल्कि एक दहाई से पाकिस्तान पर दबाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मार के हक ने इसे गलत साबित किया और रवायती हथियारों की डोमेन में भी पाकिस्तान ने अपनी बर्तरी साबित किया। पाकिस्तान और भारत दोनों एटमी ताकतें हैं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो ये लड़ाई हुई, मार के हक में टेक्नोलॉजी का भी आज़ादाना इस्तेमाल किया गया। अब ये जो अस्करी तवाज़ुन है जिसके हवाले से बहुत बात की जाती है कि ये हमेशा के लिए बदल कर रह गया, ये कैसे हुआ और क्या फ़र्क पड़ा है, इस पर बात तो होगी प्रोग्राम के हिस्से में। और ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद वली जंजुआ साहब मेरे साथ जो है वो मौजूद हैं, दिफाई तजज़ियाकार हैं, उनसे इस हवाले से मज़ीद बात करते हैं। राशिद वली जंजुआ साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। राशिद वली साहब, ये जो कहा जा रहा है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान, ज़ाहिर बात है 1948 में जंग हो गई थी, उसके बाद से एक सिक्योरिटी के मामलात जो हैं वो हमने देखा, जो उनके हालात रहे, एक रिलेशनशिप जिस तरह की थी,
मार के हक ने इस बैलेंस ऑफ पावर को पाकिस्तान की फेवर में किस तरह से जो है वो टिल्ट कर दिया और क्यों कर दिया? बहुत शुक्रिया जी। देखिए, इससे पहले पहले भारत इस घमंड में था कि उसका जो कन्वेंशनल डिटरेंस है वो पाकिस्तान की निस्बत बहुत मजबूत है, और उसके बलबूते पे वो एक न्यूक्लियर ओवरहैंग के नीचे रह के कोई स्पेस क्रिएट कर सकता था कन्वेंशनल फोर्स और उसके यूज की। तो ये एक बहुत बड़ा उनका उस पे इन्हिसार भी था। उसकी वो उन्होंने उसकी प्रेपरेशंस भी की। अब देखिए, उनके जितने स्ट्राइक कोर्स हैं वो पाकिस्तान की बॉर्डर के खिलाफ हैं, सिवाय एक जो 17 स्ट्राइक कोर है जो चीन के खिलाफ है। उसके बाद उन्होंने राफेल तैयारे लिए, S-400 लिया, और एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके पाकिस्तान को टेरर जो स्पॉन्सर नेशन वो उसके साथ टैग करने की कोशिश की। और ऑब्जेक्टिव ये था कि पाकिस्तान को कन्वेंशनल महाज पे शिकस्त देके उसको ब्राउबीट करें और कंसेशंस लें। और वो बड़े सरप्राइज हुए इनफैक्ट, क्योंकि पाकिस्तान ने अददी जो कमी थी उसको पूरा किया क्वालिटेटिवली। हमारी फोर्सेस बेहतर नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर के जो टेनेट्स हैं उस पर अमल पैरा थी, बेहतर नेटवर्क थे हम लोग, और जो BVR कैपेसिटी थी, साइबर कैपेसिटी, डोमिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, यूज ऑफ अनमैन्ड एरियल वेपन सिस्टम्स और रॉकेट गाइडेड आर्टिलरी, ये हमारा बहुत मौसर ट्राई सर्विस रिस्पॉन्स रहा है। जी। और बोथ एयर एज वेल एज अच्छा। द ग्राउंड डोमेन, उस पे हमने इतना मौसर रिस्पॉन्स दिया कि उनको सरप्राइज हुआ। और जिस कन्वेंशनल डिटरेंस पे वो इन्हिसार कर रहे थे वो बिल्कुल एक धड़ाम से नीचे चकनाचूर हो गया, वो उनका जो पूरा एडिफिस क्रिएट किया हुआ था। तो इसके बाद उनको दे वेंट बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, और अब वो ये देख रहे हैं कि उनमें क्या गैप्स थे। S-400 क्यों ब्रीच हुआ, उनके अच्छा। जहाज जो थे वाई वर दे लेकिन नॉट। इसमें राशिद वली साहब 2016 के बाद से हमने देखा, जब उन्होंने ये कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्राइन का जिक्र करना शुरू किया, 2019 में भी उन्होंने कहा कि एक मिलिट्री जो कन्वेंशनल मिलिट्री डोमेन है उसके अंदर रहकर पाकिस्तान को जो है वो एंगेज किया जा सके। मार के हक में जो कुछ उनके साथ हुआ, आपको लगता है कि वो इसी पॉलिसी को, इसी डॉक्ट्राइन को जो है वो कंटिन्यू करेंगे कि पाकिस्तान के साथ एक लिमिटेड एंगेजमेंट की जा सकती है या फिर नहीं? जी, मेरा 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 ख्याल है कि वो अभी तक उन्होंने राइट लेसन्स लर्न नहीं किए, क्योंकि लेसन वो लर्न करता है जो रैशनल एक्टर होता है, जो कॉस्ट बेनिफिट इक्वेशन को उसके तनाजुर में देखता है, प्रोफेशनलिज्म से तमाम चीज़ों का जायजा लेता है। अब एक न्यूक्लियर दो जो नेबर्स हों उनके दरमियान एक कन्वेंशनल स्पेस ढूंढना जंग की, ये तो इससे बड़ी मजाका खेज और खतरनाक सिचुएशन कोई नहीं हो सकती। मगर चूंकि वो आइडियोलॉजी ड्रिवन है RSS के तहत, इसलिए उनकी जो आर्म फोर्सेज हैं उसमें भी वो बीजेपी की अप्रूवल से तकर्रियां कर रहे हैं। अभी जो उनका चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने हैं वो भी एक बहुत क्लोज हैं मोदी साहब के, और उन्होंने उनके इलेक्शन लड़ने में मदद की है यूपी में। तो अब देख लें कि ऐसी फौज क्या प्रोफेशनल वो दे सकती है उनको मशवरा, और यहाँ पे ये खतरा लर्क करता है। अलबत्ता जो आपने वो बताया कि वो क्या कर रहे हैं, तो वो इस बार ट्राई सर्विस इंटीग्रेशन, मल्टी डोमेन इंटीग्रेशन की तरफ जा रहे हैं, जो उनका सबसे बड़ी कमजोरी थी। और उसके बाद वो स्ट्राइक कोर्स के बजाय छोटे छोटे जो ब्रिगेड्स हैं, IBGs, और उसकी जो लॉजिस्टिक टेल है उसको मिनिमाइज करके उनका नाम उन्होंने रुद्रा ब्रिगेड्स दिया है। और उसमें भैराब बटालियन स्पेशल फोर्सेस की कंबाइंड आर्म, हाईली मोबाइल, नेटवर्क, ड्रोन, एयर डिफेंस, मैकेनाइज्ड, ऑल कंपोनेंट्स। उसका मकसद ये है कि छोटी छोटी जो ये स्ट्राइक ब्रिगेड्स टाइप हैं, इससे स्पेसिफिक टेरेन में हमला करके कोई टेरिटोरियल ऑब्जेक्टिव लें और पाकिस्तान के लिए वो सेम्बलेंस ऑफ विक्ट्री एक अचीव करें और उसको वॉर ट्रॉफी के तौर पे लहराएं। निहायत खतरनाक सोच है, और पाकिस्तान डेफिनेटली उसको स्टडी कर रहा है, और उससे जो बेहतर है, जो पिछला रिस्पॉन्स था उसके ऊपर इम्प्रूवमेंट कर रहा है। तो सबसे बड़ा हमारा इंश्योरेंस जो होगा इंडिया के खिलाफ, वो हमारी स्टेट ऑफ प्रिपेयर्डनेस होगी। इंडिया ने राइट लेसन्स नहीं उसने लर्न किए, और वो अभी भी उस ताक में है कि कोई मौका जाने ना दें और कोई किसी किस्म का दोबारा एडवेंचरिज्म करें। मगर उनको सबसे बड़ा जो लेकिन इसमें जो पिछले एक से हमने देखा ब्रिगेडी साहब के जो पाकिस्तान के खिलाफ प्रॉक्सीज का इस्तेमाल बढ़ गया, ये इस्तेमाल क्यों बढ़ गया है और फिर इसका हल क्या है? जी, प्रॉक्सीज का इस्तेमाल सिंदूर से पहले भी हो रहा था,
और उसके बाद उसमें शिद्दत आई है, क्योंकि अब उनको मालूम हो गया है कि वो कन्वेंशनली ब्राउबीट नहीं कर सकते पाकिस्तान को। उसका हल ये है कि हम हाँ अपना जो काउंटर टेररिज्म रिस्पॉन्स है उसको आप बेहतर करें, जो कि जी। ऑब्वियसली किया जा रहा है। अफगानिस्तान में हमने उनके लॉन्च पैड्स में हमला करके उनको सील किया, वी हैव टेकन द बैटल उनके बेसिस में। और उसके बाद इंटरनली जो पूरा एक एकोसिस्टम होता है क्राइम का, उसके लिए ऑक्सीजन जो है वो खत्म करें, ताकि उसका लिंक टेररिज्म के साथ ना हो। गवर्नेंस और दूसरे जो नॉन काइनेटिक इसके डोमेन्स हैं उसमें भी हम इम्प्रूवमेंट लाएं और इंटरनली ये जंग जीतें। एक्सटर्नली यस पॉलिटिकल हम उसको तरीके से दुनिया को ये बावर करवा सकते हैं कि भारत एक गैर जिम्मेवार मुल्क है। अब हमारा जो सियासी कदोकामत और डिप्लोमेटिक कदोकामत बड़ा है, इसका फायदा उठाना चाहिए और अमेरिका चीन सबको बावर कराना चाहिए, ठीक। खास तौर पे अमेरिका जिसका इन्फ्लुएंस राइट। है भारत पे, कि वो भारत पे लीन ऑन करे और उसको रोके कि ये प्रॉक्सी वॉरफेयर है, ये न सिर्फ खित्ते के लिए पूरे आलमी अमन के लिए खतरा है। तो ये एक स्ट्रेटेजिक टेंजिबल डिविडेंड है जो हमारे राइट। सिफारती ठीक। जो स्ट्रक्चर है और क्लाउट है उसका होना चाहिए। अदरवाइज ये हमारी अपनी जंग है जो हमने लड़नी है, और जब तक इंडिया में ये बीजेपी गवर्नमेंट है तो इससे हमें नबर्द आजमा रहने के लिए तैयार होगा। ठीक है। राइट। बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद वली जंजुआ हमारे साथ मौजूद थे, बात कर रहे थे। एक ब्रेक ले रहे हैं, वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। हुकूमत ने एक बार फिर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया और आवाम को रिलीफ की बजाय जो है वो लेवी बढ़ा दी। पेट्रोल 14 रुपये 92 पैसे फ़ी लीटर महंगा हुआ है। पेट्रोल की नई कीमत 414 रुपये 78 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर होगी। हाई स्पीड डीजल 15 रुपये फ़ी लीटर महंगा किया गया है। हाई स्पीड डीजल की जो नई कीमत है वो 414 रुपये 58 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर की गई है। हुकूमत ने इससे पहले 29 अप्रैल को हाई स्पीड डीजल की कीमत में 19 रुपये 39 पैसे फ़ी लीटर का इजाफा करके भी नई कीमत 399 रुपये 58 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर की थी। हुकूमत की जानिब से पेट्रोल पर लेवी 13 रुपये 91 पैसे फ़ी लीटर बढ़ाई गई है, जिससे पेट्रोलियम पर लेवी की शरह अब 117 रुपये 41 पैसे फ़ी लीटर हो गई है। इसी तरह से डीजल पर जो लेवी है वो 13 रुपये 91 पैसे फ़ी लीटर बढ़ाई गई है, जिससे डीजल पर जो लेवी की शरह है वो 42 रुपये 60 पैसे फ़ी लीटर हो गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद मुल्क में जो पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स हैं उन्होंने अज़खुद किराए में इजाफा कर दिया। गुज़िश्ता दिनों मुल्क में महंगाई जो है वो वज़ारत ख़जाना के तखमीने से भी ज़्यादा हो गई थी। सालाना बुनियाद पर अप्रैल में महंगाई की शरह डबल डिजिट यानी 10.89% तक पहुँच गई थी, जिसकी वजह जो थी वो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा था। इदारा शुमारियात ने हफ्तावार महंगाई से मुतालिक ताज़ा रिपोर्ट जो है वो जारी की थी, जिसके मुताबिक मुल्क में महंगाई की शरह में मज़ीद इजाफा रिकॉर्ड किया गया। साथ ही रिलेटेड एक खबर यह है कि IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने पाकिस्तान के लिए 1.29 अरब डॉलर के कर्ज की मंजूरी भी जो है वो दे दी है। अब ये जो सूरत हाल है महंगाई और पेट्रोल की कीमतों में इजाफा, इस पर बात करने के लिए डॉक्टर खाकार नजीब मेरे साथ है, माहिर मईशत। उनसे इस हवाले से बात करते हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहब ये जो पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में इजाफा हम देख रहे हैं, हुकूमत कहती है हमारे पास कोई और ऑप्शन जो है वो नहीं है। क्या इस वजह से ही हुकूमत को ये कीमतें बढ़ानी पड़ी हैं कि कोई और ऑप्शन हुकूमत के पास नहीं है इन कीमतों को बढ़ाने के अलावा? रहमान साहब, एक तो समझने की बात यह कि इंटरनेशनल कीमतें मिडल ईस्ट की वजह से बढ़ी हैं। जो $65 का तेल था वो $100 के करीब ट्रेड कर रहा है, तो ये तो अपनी जगह बात बिल्कुल कायम है। दूसरी बात ये भी कायम है कि एक PDL, जिसको पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी कहते हैं, जो कि इस वक्त शायद 117 रुपए के करीब चली गई है पेट्रोल पे और तकरीबन 42 रुपए के करीब है डीजल पे। जो रीसेंट राइज आया है, ऑफ कोर्स इसमें दोनों को 14 रुपए के करीब बढ़ाया गया है। और इसकी वजह यह है, जस्ट टू एक्सप्लेन टू यू, कि अगर आप 117 और ये जो 42-43 रुपीस को ऐड करें तो ये 160 रुपए बन जाते हैं। IMF के साथ ये तय किया हुआ है रहमान साहब कि 80-80 रुपए दोनों पर लगाएंगे और 160 रुपए के हिसाब से 1468 अरब रुपए पे ले जाएंगे। मेरा जाती राय ये है कि आपको IMF के पास जाना चाहिए और ये डिस्कस करना चाहिए कि मेरा जो सेंसिटिव प्राइस इंडिकेटर है वो 15% पे चला गया है। ये जो कल यानी कि जुमे के दिन जो मेरी क्लोजिंग हुई है ऑन दी इकोनॉमी, 51 इंडिकेट वो अशिया खुर्दोनोश जो रहमान आप जाके बाजार से खरीदते हैं, ये उनकी कीमतों की बिजली की अक्कासी करता है।
इसमें ओवरऑल सीपीआई जो है वो भी 11% पे आ गया है अप्रैल का। अगर मई का फिगर आएगा वो इससे भी बढ़ा हुआ आएगा। सो एक तो बात यह है कि एक काउंटर सिक्लिकल पॉलिसी ये होती है कि अगर कीमतें बहुत बढ़ रही हैं तो जो पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी है उसको थोड़े अरसे के लिए एक ऐसी सतह पर रखा जाए कि ये शायद ये जो 15 रुपए अभी पास ऑन करना पड़ा है इसको ना करना पड़े। मेरा ये जाती ख्याल है। इसकी एक बड़ी पर्टिकुलर वजह है और वो वजह लोग बड़ी कम समझते हैं। वो वजह ये है कि जो पाकिस्तान का स्ट्रक्चर है ना वो रोड बेस्ड सप्लाई चेन्स पे है, रेल पे कैरी नहीं होता फ्रेट, लिमिटेड मास ट्रांजिट इंटीग्रेशन है सिटीज में, डीजल की एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंस है। इसका क्या मतलब है, जो प्राइस पास थ्रू है ना फूड का वो ट्रांसपोर्ट में, फूड में, लॉजिस्टिक्स में बड़ा दिखाई देता है और 15% एसपीआई में। ये डिस्कशन फंड से मुझे आई एम श्योर कि अथॉरिटीज को करनी पड़ेगी ताकि ये देखें कि इसको कैसे काउंटर सिक्लिकल लेकर चलना है। बिल्कुल सही। लेकिन ये जो डॉक्टर साहब ये जो महंगाई है इस वक्त सबसे बड़ा कंसर्न है, डबल डिजिट में चली गई है, यहां पर क्या करना होगा हुकूमत को, क्या तरजीह होनी चाहिए कि कहीं ये बिल्कुल ही हाथ से ना निकल जाए? तो देखिए ना, एक तो इसकी अक्कासी आपने फौरी तौर पे ये देखी है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने फर्दर हाइक कर दिया है अपना पॉलिसी रेट। 10.5% का रेट था उसको 11.5% कर दिया है। तो यानी कि डिमांड को फर्दर रोका जाए कि रहमान गाड़ी ना खरीदें, रहमान मोटर बाइक ना खरीदें। मतलब मैं आसान लफ्जों में समझाने की कोशिश करता हूं। एक तो ये तरीका है इसका इस्तेमाल। दूसरा तरीका ये है कि जो सप्लाई साइड मैनेजमेंट है उसको बेहतर किया जाए। उसका क्या मतलब है? उसका मतलब तो यही है ना कि रोड पे ट्रांसपोर्ट कैरी करने की बजाय आप इलेक्ट्रिफाइड ट्रेन पे कैरी करेंगे तो वो चीपर भी पड़ेगी, एफिशिएंट भी होगी। एनर्जी इंपोर्टेड जो है उससे आज भी एलएनजी से बिजली बनती है, कोल से बिजली बनती है, इनसे निकलने, न्यूक्लियर से बिजली बनती है, इनसे निकला जाए। शॉर्ट रन में ये इंश्योर करें कि जो अभी क्रॉपिंग सीजन आ रहा है जिसमें अब आप जा रहे हैं उसमें फर्टिलाइजर की कीमत बहुत ना बढ़े, गैस की सप्लाई वहां होती रहे। दैट्स नंबर 1 थिंग टू डू। फिर जो टारगेटेड सब्सिडी सपोर्ट है जिसको मैं कहता हूं कि आपको ट्रांसपोर्ट पे भी देनी चाहिए, और जो हमारे इनकम सपोर्ट का डेटा है एनएसईआर का, नेशनल सोशियो इकोनॉमिक रजिस्ट्री का, वो भी देना चाहिए। सबसे बढ़ के तो बात यह ना कि हुकूमत को अपने एक्सपेंडिचर, चाहे वो पीएसडीपी के हों, चाहे चारों प्रोविंसेस के पीएसडीपी के हों, चाहे वो अपने जारी अखराजात हों, अगर वो कह रहे हैं 50% पेट्रोल काटा है, अगर इससे भी बढ़ के करना पड़े और जो इस वक्त आप इसको यूज कर सकते हैं, ये जो वाफिर मिकदार में 17 सब्जेक्ट वफाक चलाती है, इनकम सपोर्ट के 700 अरब देती है बेनजीर इनकम के, तो आपको लगता है ये खर्चे कम करने होंगे। लेकिन एक चीज डॉक्टर साहब जो मैं पूछना चाहता हूँ वो पेट्रोलियम लेवी वाला इशू है, क्योंकि इस पर बहुत बात हो रही है कि क्या वाकई ये सारा मामला आईएमएफ के साथ जो है वो जुड़ा है और आईएमएफ प्रोग्राम में होने की वजह से जो है वो हमें ये सब कुछ करना पड़ रहा है। इसको आप किस तरह से जो है वो देखते हैं? I agree with the fact that you have a tax shortfall जो आपने एग्री किया था आईएमएफ के साथ 681 अरब रुपए का अप्रैल तक, जुलाई टू अप्रैल। अगर ये 2 महीने और लगा लूं तो ये कहीं 900 अरब के करीब चला जाएगा। सो द फंड विल से टू यू कि ये पैसे कहां से आएंगे। अगर आप पीडीएल में भी और शॉर्टफॉल क्रिएट करते हैं तो ये कैसे करना है? दैट्स अ रियल क्वेश्चन पाकिस्तानीज नीड टू आस्क देमसेल्व्स। IMF is a matter of negotiation. Go back to the IMF and tell them कि हम क्या क्या मुहरकात अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिससे हम कुछ टैक्स फॉल को कंट्रोल कर लेंगे, ये शॉर्टफॉल इतना और नहीं बढ़ेगा। दूसरी बात, उनको ये कहें कि हमने अगर इस वक्त 1300 अरब के करीब कलेक्ट कर लिया है पीडीएल में और 1468 का ही टारगेट था, सो लेट्स नॉट ट्राई एंड एक्सीड दैट टारगेट। ये दूसरी बात है। आईएमएफ के प्रोग्राम में होना आपके बहुत से क्वांटिटेटिव टारगेट्स को फिक्स कर देता है, रहमान ये बात सही है, बट आईएमएफ में 24 दफा होना आपको ये दिखाता है कि ये जो चीजें हैं इनके अंडरलाइंग प्रॉब्लम्स तो अभी भी सॉल्व नहीं हुए। डीरेगुलेशन अभी भी नहीं हुआ, फ्रेट कैरी अभी भी उसी पे हो रहा है। डायरेक्ट टैक्सेशन का इंपैक्ट आप इसलिए नहीं क्रिएट करते कि मैन्युफैक्चरिंग और पर्सनल इनकम टैक्स से बढ़ के डायरेक्ट टैक्सेशन में जाना मुश्किल है। विदहोल्डिंग टैक्सेस, प्रिजम्पटिव टैक्सेस, ये सब अपनी जगह लगे हुए हैं। अब आप आईएमएफ को एक अभी बोर्ड हो गया, अभी आई एम श्योर उनकी टीम आएगी टू डिस्कस विद यू फॉर द बजट। ये सारी चीजें अगर एक कॉम्प्रिहेंसिवली डिस्कस कर पाएंगे, बट मेरा ख्याल नहीं कि ये सब कर पाएंगे। उसकी वजह ये है कि अगर हम ये सब कर पाते तो हम पहले ही क्यों ये कहते कि 54% हम मैन्युफैक्चरिंग पे टैक्स लगाएंगे, हम 38% पर्सनल इनकम टैक्स लगाएंगे, हम पीडीएल को इतना बढ़ाते हुए 1468 अरब ले जाएंगे। हमें तो उनसे ये डिस्कस करना है कि ये सारी चीजें इन्वेस्टमेंट को भी तोड़ती हैं और इस वक्त कंज्यूमर की जो बाइंग पावर है, जो कुव्वत खरीद है, जो हम जिसको कहते हैं ना कि हम इस वक्त गुर्बत को अगर 29% पे देख रहे हैं,
इन सब को देखते हुए अगर अभी भी हम यही जिसे कहेंगे ना स्टेबिलिटी का मंजर लेकर चलेंगे तो शायद अगला साल भी ऐसे ही गुजर जाएगा। व्हाट इज द स्ट्रक्चर दैट वी वांट टू चेंज? ठीक है। ये तो ऑफ कोर्स अथॉरिटीज आईएमएफ को कहेंगी कि ये स्ट्रक्चर हम चेंज करना चाहते हैं। हम 700 अरब का एक्सपेंडिचर नहीं रखेंगे इनकम सपोर्ट का, ये 700 अरब की हमारे पास बचत आ रही है, ये काम 18वीं तरमीम के मुताबिक प्रोविंसेस का। मैं एक मिसाल दे रहा हूं, हम एनएफसी करके दोबारा सोचते हैं। ठीक है, राइट, बहुत शुक्रिया डॉक्टर नजीब साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, वापस आ रहे हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि रूस और यूक्रेन के दरमियान 3 रोज़ा जंग बंदी पर इतफाक हो गया, जो 9 मई से 11 मई तक जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि जंग बंदी के दौरान हर किस्म की जो फौजी कार्रवाइयाँ हैं वो रोक दी जाएंगी, जबकि दोनों ममालिक 1,000 जंगी कैदियों का तबादला भी करेंगे। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने भी जंगबंदी और कैदियों के तबादले की तस्दीक कर दी है। रूसी सदारती मुआवन का कहना है कि यह माहिदा अमरीकी इंतजामिया के राब्तों के बाद तय हुआ। इससे पहले रूस ने यौम फतह की तकरीबात के मौके पर 2 रोज़ा यकतरफा जंगबंदी का ऐलान किया था। ताहम अब अमरीकी कोशिशों से दोनों फरीकैन जो है वो 3 रोज़ा जंगबंदी पर आमादा हो गए। दूसरी तरफ रूसी वजारत दिफा ने यह भी ऐलान किया है कि अगर रूस की विक्ट्री परेड को निशाना बनाया गया तो रूस यूक्रेन के दारुल हुकूमत पर भरपूर हमला करेगा, और इस हवाले से तमाम ममालिक और सफारती मिशंस को एक नोट वर्बाल भी जारी कर दिया गया है, जिसमें उन्हें उस दिन से पहले यूक्रेनी शहर को खाली करने की हिदायत की गई है। आज के प्रोग्राम से इतना ही। मेज़बान को इजाज़त दें, अल्लाह ने के बाद।